वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम नीट 2024 में आए हुए बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। हर एक यूनिट से, हर एक चैप्टर से आए हुए बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। और जो ये डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने सेल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन से जो टॉपिक है उससे जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे नीट 2024 के एग्जाम में उनको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इकोलॉजी, इवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी से आए हुए सारे क्वेश्चंस का एक डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि गॉस कम्यूटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for different resource cannot exist independently। नहीं, ये हो जाएगा गलत। According to Gauss principle, during competition the inferior will be eliminated and this be true for resource are limiting। बिल्कुल सही। हम देख लेते हैं कि गॉस ने क्या दिया था, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। किस बेसिस पे दिया था? इन्होंने क्या किया, तीन पेट्री डिस्क ली, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। और तीनों में क्या किया इन्होंने, सेम न्यूट्रिएंट दिया। क्या किया? सेम न्यूट्रिएंट दिया। सब में क्या किया इन्होंने, सेम न्यूट्रिएंट दिया। जब सेम न्यूट्रिएंट दिया और क्या किया इन्होंने, पहले वाले में जो स्पीसीज डाली उसका नाम था पैरामीशियम ऑरेलिया। दूसरे में जो स्पीसीज डाली वो थी पैरामीशियम कॉर्डेटम। और तीसरे में क्या किया, पैरामीशियम ऑरेलिया भी लिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम भी लिया। पैरामीशियम ऑरेलिया भी लिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम भी लिया। और इन्होंने देखा कुछ ऐसा, इनको तीनों ग्राफ मिले, इनको 3 ग्राफ मिले और ऐसे मिले कुछ। पहला वाला ग्राफ जिसमें केवल पैरामीशियम ऑरेलिया ग्रो कर रही थी ऐसा था। दूसरा वाला ग्राफ जो पैरामीशियम कॉर्डेटम ग्रो कर रहा था वो ऐसा था। तीसरा वाला ग्राफ जिसमें दोनों ग्रो कर रहे थे उसका पैरामीशियम ऑरेलिया जो थी वो तो ग्रो कर रही थी, लेकिन जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है वो उसकी ग्रोथ कम हो गई थी। ये कौन सी थी, पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये क्या थी, पैरामीशियम ऑरेलिया। ये थी पैरामीशियम ऑरेलिया। ये अच्छे लिमिटेड रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करे, लेकिन जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है जब साथ में ग्रो करी तो कैन नॉट यूटिलाइज। जब रिसोर्स लिमिटेड हो गए, रिसोर्स आर लिमिटेड। कब? जब व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड। तो इन्होंने यही बताया हुआ था अपने प्रिंसिपल में। तो ये बोले हुए हैं कि गॉस कम्यूटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर डिफरेंट रिसोर्स के लिए कर रही हैं तो कैन एग्जिस्ट। ठीक है, डिफरेंट के लिए कर रहे हैं रिसोर्स के लिए तो कैन एग्जिस्ट। अगर जैसे यहाँ पे ये थर्ड वाला जो हम देख रहे हैं इस वाले में, तो ये सेम रिसोर्स है। सेम रिसोर्स अगर होता यहाँ पे तो ये कहते कैन नॉट एग्जिस्ट, तो ये इनकी बात सही हो जाती। लेकिन इन्होंने डिफरेंट रिसोर्स बोला हुआ है तो ये गलत होगी। तो पहला गलत हुआ और दूसरा सही है। देखो क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो इंफीरियर था वो एलिमिनेट हो जाएगा। पैरामीशियम कॉर्डेटम इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं ये एलिमिनेट हो जाएगा। पैरामीशियम ऑरेलिया ग्रो कर रहा है तो ये ग्रो करता रहेगा। तो क्या हो गया, दूसरा सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, नो। बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, नो। स्टेटमेंट 1 is true, नो। स्टेटमेंट 1 is false, yes।
तो ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इकोलॉजी का ही क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी का। लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय, ये रिलीज कौन करता है, IUCN। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। और ये IUCN क्या करता है, रेड डेटा बुक बनाता है। और ये रेड डेटा बुक में क्या होता है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें ये क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल और इंडेंजर्ड स्पीसीज को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन है इकोलॉजी का, जो ग्रोथ कर्व होता है उससे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का, ये वाला इक्वेशन दिया गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि के क्या इंडिकेट करता है। ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, इसको हम लिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं। लिमिटेड ग्रोथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटिंग होते हैं यहाँ पे। और जब रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं तो जो ये स्पीसीज होती है यहाँ पे, वो होती हैं के सिलेक्टेड स्पीसीज। के सिलेक्टेड स्पीसीज क्या होती हैं, जो अपना पूरा टाइम क्या लगाती हैं, कंपटीशन में। ये कंपटीशन पे ज्यादा जोर देती हैं। और क्या होता है इनका जो ग्राफ आता है वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक एस शेप का कर्व होता है, सिग्मोइडल शेप का या एस शेप कर्व होता है इनका जो ग्राफ आता है, ऐसी जो ग्रोथ का ग्राफ आता है। तो ये कह रहा है कि क्या इंडिकेट करता है। तो हम यहाँ पे बारी बारी से सब कुछ ही देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है dN बाई dt जो होता है वो होता है ग्रोथ रेट। R दिया हुआ है, R होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। N जो दिया है वो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट। K जो दिया हुआ है वो है आपकी कैरिंग कैपेसिटी। तो K क्या हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी। अगर नेक्स्ट बार, इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर नेक्स्ट बारी क्वेश्चन आ गया, इनसे और भी कुछ पूछ लिया, इनके अलावा ये पूछ लिया, आपके पास आंसर हो गया। ये पूछ लिया कि ऐसे ग्रोथ हो रही है तो कौन सी स्पीसीज होंगी, क्या सिलेक्टेड, क्या करती है, कंपटीशन करते हैं, इनका कर्व कैसा होता है, एस शेप होता है, इनका दूसरा नाम क्या देते हैं, लिमिटेड ग्रोथ देते हैं। तो आपके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी से ये है कि ये क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं वो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज बायोडायवर्सिटी रिचनेस शो करते हैं, ऐसा क्यों। तो ये क्या होता है, इनमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ इयर्स, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल, नो। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, यस। बी गलत हो गया, अब बी देख रहे हैं हम, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी। तो ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, 1। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। ये क्या कहा गया कि द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन व्हिच थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट। अगर नेचुरल हैबिटेट से बाहर कर रहे हैं तो ऐसे को हम कहते हैं ex situ कंजर्वेशन। और ex situ कंजर्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। इन सिटू कब होता है, जब विदिन क्या करते हैं, हैबिटेट, विदिन हैबिटेट करते हैं तो ये हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ मेजर कॉज जो है बायोडायवर्सिटी के वो दिए गए, जिसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन,
को एक्सटिंक्शन, म्यूटेशन, हैबिटेट लॉस और माइग्रेशन। तो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं? तो हमें पता है अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाए किसी चीज का तो उसका क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। कोई स्पीसीज साथ साथ रहने लगी तो उसके जैसा वो बिहेवियर करने लगेंगी, तो कहीं ना कहीं स्पीसीज का लॉस हो जाएगा। म्यूटेशन से स्पीसीज में वेरिएशन आ जाएगा, लॉस नहीं होगा, वेरिएशन आ जाएगा। हैबिटेट का अगर लॉस हो या फ्रेगमेंट हो जाए, कोई स्पीसीज हो, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो क्या हो जाए? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, हैबिटेट लॉस हो जाए। माइग्रेशन से एक स्पीसीज, मान लो ये कोई आइलैंड ए था, ये माइग्रेट करके, ये आइलैंड ए है, ये माइग्रेट करके आइलैंड बी पे चली गई स्पीसीज, तो हैबिटेट लॉस तो हुआ नहीं, बायोडाइवर्सिटी लॉस तो हुआ नहीं, वही जो डाइवर्सिटी थी वो यहाँ आ गई माइग्रेट करके, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी और डी, ए बी और डी, ये फोर्थ ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें लिस्ट दी हुई है, मैच द कॉलम है, और इसको बताना है, इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है गिवन बिलो से, इसको हमें बताना है। तो हमें पता है कि जो एलेक्जेंडर वॉन हेम्बल जो थे, इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, ठीक है। तो बी का वन हम देख लेते हैं, बी का वन इसमें है और इसी में केवल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। फिर क्या कह रहे हैं? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होती है? किसी चीज को मेंटेन रखना, किसी चीज को मेंटेन रखना। मेंटेन कब रहेगी? जब वहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, हमें पता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का क्या कैसे होता है? क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, और क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेरिएशन हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा, अगर चेंजेज आ जाए, क्या हो गया? चेंजेज आ गए जेनेटिक ड्रिफ्ट से, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा। जीन माइग्रेशन हो गया तब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा। कांस्टेंट जीन पूल, हाँ कांस्टेंट अगर जीन पूल होगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ये अफेक्ट नहीं करेगा हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है लिस्ट दी हुई, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उसका क्वेश्चन है और पूछा हुआ है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमें पता है कि जो मीजोजोइक इरा था उसमें, जो मीजोजोइक इरा था उसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स आए हुए थे, बर्ड्स और रेप्टाइल्स आए हुए थे। और प्रोटेरोजोइक इरा में लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आए हुए थे, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आए हुए थे। और सीनोजोइक जो था उसमें जो आए हुए थे, सीनोजोइक इरा में वो मैमल्स आए हुए थे। पेलियोजोइक इरा में क्या था? ये फिश और एम्फीबिया आए हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 4। ये यहाँ पे एवोल्यूशन दिया गया है ह्यूमंस का, और ये बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो हम देख लेते हैं। जो सबसे पहले, जो सबसे लास्ट में आया होगा कहीं ना कहीं वो होमोसेपियंस होगा। तो देख लो, इसमें लास्ट में है और इसमें लास्ट में है, तो ये तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन, हम इनको पहले ही काट देते हैं, ठीक है। या तो हमारा ऑप्शन ए 1 हो सकता है या 4th हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे बाद में, सबसे पहले से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आए हैं होमो हैबिलिस, सबसे पहले आए हैं होमो हैबिलिस। उसके बाद आए हैं होमो इरेक्टस, उसके बाद आए हैं होमो इरेक्टस, उसके बाद आए हैं होमोसेपियंस, निएंडरथेलेंसिस। इसके बाद आए हैं होमोसेपियंस निएंडरथेलेंसिस। उसके बाद आए हैं होमोसेपियंस फॉसिलिस।
और उसके बाद आए हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, तो हम देख लेते हैं सबसे बाद में कौन आया, होमो सैपियंस। हमने इससे तो आंसर निकाल लिया। सबसे पहले कौन आया, होमो हैबिलिस। सबसे पहले कौन आया, होमो हैबिलिस। सबसे पहले कौन आया, तो यहाँ पे ए, ये आंसर हो गया। उसके बाद कौन से आए, होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस आए, फिर होमो इरेक्टस आए, तो ये होमो इरेक्टस हो गया, डी, ए के बाद डी आ रहा है। फिर उसके बाद आए होमो सेपियस निएंडरथैलिस, तो ये आ गया सी, ये देखिए यहाँ पे सी है। उसके बाद बी आए होमो सेपियंस, ये यहाँ पे दिया नहीं गया है, कोई बात नहीं। होमो सेपियंस फॉसिलिस जो दिया नहीं गया है, लेकिन नेक्स्ट बार हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, बन जाए, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये एक सीक्वेंस है जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का, उसका। तो ये हो जाएगा इसका आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि जो फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन और डॉल्फिन के, वो किसका एग्जाम्पल है। जो पेंगुइन है हमें पता है ये एक्वेटिक, क्या है, एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड है। एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं। डॉल्फिन क्या है, एक्वेटिक मैमल है, और इनका जो हैबिटाट है वो कॉमन है, कॉमन हैबिटाट। कहीं ना कहीं ये वाटर में रह रहे हैं, कॉमन हैबिटाट है। तो इनका जो कॉमन हैबिटाट है, क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो फंक्शन होगा वो सेम होगा। कॉमन हैबिटेट कब होगा, जब कहीं ना कहीं फंक्शन सेम हो। और फंक्शन हमें पता है ये एक्वेटिक मैमल्स है और ये फ्लाइटलेस बर्ड है, तो इनकी ओरिजिन तो डिफरेंट हो गई। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन डिफरेंट। और जब ऐसे चीज फंक्शन सेम हो, ओरिजिन डिफरेंट हो, तो ऐसे को हम कहते हैं एनालोगस, और ऐसे ऑर्गन को कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, ये कॉमन हैबिटेट क्या क्यों इनका हो गया, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। एग्जिबिट सेम टाइप ऑफ बिहेवियर। हमें तो अब एनालोगस ऑर्गन तो पता चल गया, हमें क्या यहां तो एनालोगस ऑर्गन तो दिया नहीं गया है। चलिए दोबारा देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। ये मान लीजिए कोई कॉमन एनवायरनमेंट है, कॉमन एनवायरनमेंट है। जो डॉल्फिन मैमल्स है पानी में रह रही है, यहां पे आके व्हेल भी पानी में रह रहा है, पेंगुइन्स भी क्या कर रही, पानी में रह रही। तो इनका क्या है, कॉमन एनवायरनमेंट हो गया। और कॉमन एनवायरनमेंट जब बनता है तो इनका क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं एक इवोल्यूशन हुआ होगा। तो ऐसे इवोल्यूशन जो कॉमन एनवायरनमेंट में होते हैं उनको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, उनको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और जो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ये क्यों होता है कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो सेम पर्पज के लिए कहीं ना कहीं सिमिलर हैबिटेट में रहते हैं, तो इसलिए इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि जो पीस ऑफ डीएनए है उसको हम उसमें केवल जीन ऑफ इंटरेस्ट है और उसको हमने ट्रांसफर कर दिया किसी एलियन में, तो उसका फेट क्या होगा। द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली क्यों करेगा, कोई वायरस थोड़ी है, नहीं। इट मे बी गेट इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम, मे बी हो सकता है, बायोलॉजिकल वर्ड में मे बी जो होता है उसको हम मान सकते हैं। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड along with host DNA, बिल्कुल। The alien piece of DNA is not an integral part of chromosome, क्यों नहीं,
जब भाई उसमें वो करेगा तो इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। इट्स एबिलिटी टू रेप्लिकेट, नहीं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो गया, बी और सी, आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जब हम फ्यूज करते हैं किसी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो दो वेराइटीज ऑफ प्लांट है वो कैसे बन सकती हैं। तो हम क्या करा दें, उसका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करा दें, तो हमें दो वेराइटीज प्लांट मिल सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड, इसको कहेंगे टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टी प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस स्टैंड फॉर, ये स्टैंड होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कि स्टेटमेंट वन है कि बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड इनकोड बाय जीन क्राई1। एक मिनट, इसमें जो है दो दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट। बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड इनकोड बाय जीन क्राई1AC कोड करता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एट इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, हाउएवर आफ्टर इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सेकेंड सही है, बट स्टेटमेंट जो वन है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, आंसर नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे ये बोले हुए हैं कि जो हिंद सेकेंड जो है ये ऑलवेज करता है डीएनए मॉलिक्यूल को एट पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इट कंसिस्ट ऑफ, ये कितने के बेस पेयर पर कंसिस्ट होता है, तो ये 6 बेस पेयर का कंसिस्ट होता है। हम बता दें आपको कि कैसे ये 6 बेस पेयर ये कट करता है या 4 बेस पेयर कट करता है। तो ये 6 बेस पेयर ऐसे कट करता है, मान लो कोई जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज है वो 4 बेस पेयर का अगर कट कर रहा है, 4 बेस पेयर का है, मान लो कोई 4 बेस पेयर का है, तो वो कैसे कट करेगा, वो 4 बेस पेयर का कुछ ऐसा होगा। जब 4 बेस पेयर का ऐसा होगा तो वो 256 के बाद एक कट लगाएगा। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज 6 बेस पेयर कटर होगा, 6 बेस पेयर का कटर होगा, तो वो कुछ ऐसे करके 6 बेस पेयर पे कटर लगाएगा और ये टोटल हो जाएगा 4096, इस पे वो कट लगाएगा। तो अगर कोई 4 बेस पेयर कटर है, 4 बेस पेयर कटर है, तो उसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, लिख लीजिए आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टैक 1, दूसरा हो जाएगा HPA सेकेंड और MSP1, ये हो जाएगा आपका 4 बेस पेयर के कटर के एग्जांपल। 6 बेस पेयर कटर के एग्जांपल अगर हम बात करें, 6 बेस पेयर कटर के एग्जांपल अगर हम बात करें, तो 6 बेस पेयर कटर में आपका एक आ जाएगा हिंद सेकेंड, और आ जाएगा इको R1, और आ जाएगा हिंद थर्ड, और आ जाएगा बाम H1। ये एग्जांपल हो जाएंगे 6 बेस पेयर कटर के। ठीक है, अगर कोई कभी पूछ ले आपसे 8 बेस पेयर कटर, क्योंकि एक बार पूछा गया तो आगे भी पूछ सकता है आपसे, 8 बेस पेयर अगर कटर पूछ ले तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे नॉट 1 SB
SBI1, ये एग्जाम्पल हो गए। तो आप इनको याद रखिएगा, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये कहीं ना कहीं फिर से पूछा जा सकता है, या 4 बेस पेयर कटर का एग्जाम्पल, 6 बेस कटर का एग्जाम्पल और 8 बेस पेयर कटर का एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन दिया गया है जो पूरा एक प्लाज्मिड बनाया हुआ है PBR 322। तो इसको बाद ये बोला गया है कि जो x और y है, जो ये x है, ये x है और ये y है, ये क्या है, किसके लिए कोड करते हैं? तो जीन x इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक DNA एंड I फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का। इसको मैच द कॉलम है। जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, अल्फा n एंटीट्रिप्सिन है, ये कहीं ना कहीं यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए एम्फीसीमा के। एम्फीसीमा के क्या ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है? क्राई 1AB जीन जो है ये कौन बोर्ड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और क्राई 1AC जो जीन है ये कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करता है। एंजाइम जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जो ADA जो डिफिशियंसी हो जाती है उसको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये एक जीन थेरेपी का मेथड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरे का बी का फोर्थ इसमें है। तो ये आंसर हो गया आपका। सी का वन है। डी का सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया थर्ड। सो ये क्वेश्चन थे जो कि आपके इकोलॉजी, इवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी से जो आए हुए थे आपके नीट के एग्जाम 2024 में। और आपने देखा हमने कितनी डिटेल्ड तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल आपको जो भी कंटेंट होगा, जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, कुछ ऐसे ही मिलने वाला है और आप पूरा एंजॉय करने वाले हो कंटेंट को, जो भी लेक्चर्स होंगे उनको, और पूरी डिटेल्ड सोल्यूशन होगा किसी भी क्वेश्चन का। आपने देखा हमने कैसे कितना डिटेल्ड में आपको सारा बताया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी समझने वाले क्वेश्चन है उनको हमने पूरी डिटेल के बताया हुआ है आपको। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो एनिमल फिजियोलॉजी और एनिमल जो किंगडम है उनसे जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम प्लांट जो किंगडम होगा या प्लांट फिजियो के जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।